5 मई 2025 को वक्फ संशोधन मामले में सुनवाई होने वाली थी। इसे लेकर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ, जो कि पहले से सुनवाई कर रही थी, उसी के समक्ष आगे की कार्रवाई होनी थी। मगर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अचानक सब कुछ बदल दिया। हालांकि इस मामले पर हमने कई हफ्ते पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस खन्ना के पास समय की कमी है और ये मामला ऐसा है कि विस्तृत सुनवाई के बिना निर्णायक फैसला करना जरा मुश्किल लग रहा है। तो अभी चीफ जस्टिस ने क्या किया है उस पर बात करेंगे, उसके पीछे कारण क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे 4 PM यूट्यूब चैनल की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई हुई। उधर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात वक्फ संशोधन मामले की कर लेते हैं। वक्फ संशोधन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जब इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ, तभी हमने एक वीडियो में इसकी बात की, चर्चा किया कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले पर सुनवाई न करें, यानी किसी और की बेंच को सौंप दें, क्योंकि उनके पास समय की कमी है। मई के महीने में उनका रिटायरमेंट है, यानी अब से लगभग 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है और ये मामला ऐसा है कि कुछ न कुछ करके सत्ता पक्ष मुद्दे को आगे खींचना चाहेगा। और वैसे भी इतने गंभीर मामले पर सुनवाई होने, सभी पक्षों को सुनने समझने में जरा समय तो चाहिए। चीफ जस्टिस के पास यानी संजीव खन्ना जी के पास समय की कमी थी, मगर इसके अतिरिक्त 16-17 अप्रैल को इस सुनवाई में उन्होंने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया था जिनसे तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कई कड़े सवाल पूछे, 1 सप्ताह का समय दिया जवाब देने के लिए और उन जवाबों पर याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का अलग से समय दिया गया अपना जवाब देने के लिए। और आज यानी 5 मई 2025 को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं ने जो हलफनामे दिए हैं मैंने उन्हें विस्तार से पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, जल्द ही रिटायर होने वाला हूं। इसलिए चीफ जस्टिस ने होने वाले चीफ जस्टिस B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को वक्फ संशोधन मामला देने की बात कही। यानी अब इस मामले की सुनवाई अगले चीफ जस्टिस B.R. गवई करेंगे, क्योंकि वर्तमान चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट में कुछ दिन ही बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। जैसे ही अदालत में सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मैं दोनों पक्षों के हलफनामों को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया हूं। अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये मामला महत्वपूर्ण है और इसमें जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों को प्रस्ताव दिया कि अगले चीफ जस्टिस B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करे। इस पर दोनों पक्ष तैयार भी हो गए, यानी याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और A.M. सिंघवी तथा भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सुझावों को स्वीकार कर लिया। यानी आज अदालत में इतना ही हुआ कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अगले चीफ जस्टिस की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख दे दी। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वक्फ कानून पर सुनवाई करेंगे। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर ऐसा लगता है कि खन्ना साहब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने अब 15 मई की तारीख दे दी है, जबकि वे 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। नए CJI गवई अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। सवाल बनता है कि आखिर जस्टिस खन्ना इस केस से क्यों हटे और अब इस केस का क्या होगा। यानी वक्फ मामले पर देश की जनता अब तक 5 मई का इंतजार कर रही थी, अब 15 मई का इंतजार करना है। अगली तारीख मिल गई है, देखते हैं 15 मई को क्या होता है, नए चीफ जस्टिस इस मामले पर क्या करते हैं। उधर आज यूट्यूब चैनल 4 PM को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले में याचिकाकर्ता संजय शर्मा की ओर से पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल को ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। कपिल सिब्बल चैनल को ब्लॉक करने के खिलाफ अंतरिम आदेश की आवश्यकता पर जोर देते रहे। उन्होंने कहा कि दूसरी याचिका में केवल नियमों को चुनौती दी गई है, जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अपने चैनल को ब्लॉक करने के कारण सीधे प्रभावित हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ब्लॉकिंग आदेश हटाया जाए, बिना किसी कारण के पूरा चैनल ही ब्लॉक कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने बताया कि यूट्यूब की ओर से चैनल को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश के बारे में सूचित करने वाले नोटिस के अलावा याचिकाकर्ता को कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई। यानी न तो सरकार ने बताया, न ही यूट्यूब ने बताया कि आपका चैनल ब्लॉक होने जा रहा है, सीधे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद बताया कि सरकार के आदेश पर हुआ है। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा, यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक
असंवैधानिक है। मेरे पास ब्लॉकिंग आदेश भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि मेरे खिलाफ क्या है, यानी मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मेरे खिलाफ कौन सा सबूत है। तो जब कपिल सिब्बल ने मामले में अंतरिम आदेश का दबाव डाला तो पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को यानी केंद्र को सुना जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा, बिना उन्हें सुने हम आदेश पारित नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस सुनवाई से पहले यानी शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, मगर जब कपिल सिब्बल तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने लगे तो पीठ ने इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया तथा केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और YouTube को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि इस याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 की वैधता को भी चुनौती दी गई है। 4 PM के प्रधान संपादक संजय शर्मा ने ब्लॉकिंग की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए वर्तमान याचिका दायर की है। उनका दावा है कि YouTube द्वारा ब्लॉकिंग बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के और IT ब्लॉकिंग नियम के तहत केंद्र सरकार के घोषित आदेश के अनुसार हो गई है। ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अन्य बातों के अलावा संजय शर्मा अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच की तत्काल बहाली की मांग कर रहे हैं और IT ब्लॉकिंग नियम 2009 की वैधता को भी चुनौती दे रहे हैं। संजय शर्मा ने केंद्र सरकार को YouTube को 4 PM न्यूज चैनल को ब्लॉक करने के लिए जारी किए गए ब्लॉकिंग ऑर्डर के कारण और रिकॉर्ड के साथ आने को कहा। आगे उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र द्वारा पारित ब्लॉकिंग ऑर्डर को पेश किए जाने के बाद उसे रद्द किया जाए। यानी होने वाले चीफ जस्टिस BR गवई 4 PM मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि सत्ता की ये गुंडई नहीं तो क्या है? आखिर कब तक इस तरीके से अचानक से किसी भी पत्रकार और चैनल का गला दबा दिया जाएगा? टीवी की दुनिया पहले से ही पूरी तरह से बिक चुकी है, ये हम सब जानते हैं। जो नहीं बिका उसे सेठ ने 3-5 करके दूसरे तरीके से खरीद लिया, यानी वो भी बिक गया। कुछ लोगों ने हिम्मत करके, हम जैसे लोगों ने हिम्मत करके पैरेलल मीडिया खड़ा करने का काम किया, शुरू किया, लोगों की बात शुरू की, तो वो भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। इन दिनों फिर से एक बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से टॉर्चर करने की, मानसिक टॉर्चर देने की कोशिश हो रही है। यानी आपके इस लोकहित इंडिया चैनल को भी परेशान किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है आने वाले वक्त में बताएंगे। फिलहाल अगर मामला हमारे तक सीमित रह गया तो अच्छा है। उधर पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का आदेश दिया तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बोल बिगड़ गए और इन्होंने कहा कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता विशाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। निशिकांत दुबे के खिलाफ उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अवमानना की कार्यवाही की मांग की थी। अब इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। साथ ही बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई भी दलील या बहस सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। इस मामले को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस मामले पर आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वकील ने भी अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था। एक नजर इधर भी डाल लीजिए। पहलगाम हमले के बाद आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से गोदी मीडिया दिन रात देश की जनता की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के लोगों को टीवी पर बुलाकर भारत की जनता, भारत की सेना और भारत की सरकार को अनाप शनाप बुलवाया जा रहा है। पिछले दिनों गोदी मीडिया के ही एक चैनल पर मैंने देखा सत्ताधारियों का पक्ष रखने वाला व्यक्ति बाकायदा नोट लहराकर, नोट दिखाकर पाकिस्तानी वक्ता से कह रहा है कि तुम यहाँ आओगे, टीवी पर हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुमको नीचा दिखाएंगे, इसके बाद टीवी चैनल तुमको $100 देगा। यानी सोचिए, गोदी मीडिया वाले पाकिस्तान के लोगों को पैसे देकर अपने टीवी पर बुला रहे हैं कि वो इंडिया के न्यूज़ चैनल पर आएँ, गर्मा गर्म बहस हो, एक दूसरे को गाली गलौज किया जाए और देश की जनता की भावनाओं को भड़काया जाए, टीवी वालों की TRP बढ़े। यानी देश के नागरिकों के दिलों में जहर भरकर, आग लगाकर टीवी वाले पैसा कमा रहे हैं। अब इसे लेकर NBDA ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी पर डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि ये ज़रूरी था, हमारे चैनल पाकिस्तानी कमेंटेटरों को बुलाकर स्टूडियो में जंग करवाते हैं, यहाँ वाले पाकिस्तान को गरियाते हैं, पाकिस्तान वाले भारत को गरियाते हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जहर उगला जाता है देशभक्ति के नाम पर। खास तौर पर फौजियों और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग जब आमने सामने बिठा दिए जाते हैं तो फिर वे जंग लड़ने लगते हैं। लेकिन ये एडवाइजरी बेहतर हो सकती थी। चैनलों से कहा जा सकता था कि वे
पाकिस्तान से उन्हीं मेहमानों को बुलाएं जो संयंत्र भाषा में चर्चा करते हों। वैसे यहाँ एक सवाल ये भी है कि सरकार जिस तरीके से यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, वहाँ आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, गोदी मीडिया वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है कि उनके 7 नहीं 7 लाख खून माफ हो जाते हैं? यहाँ एडवाइजरी तो जारी हो गई, मगर देखने वाली बात यह है कि इससे कितने चैनल मानते हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने सेना की गतिविधियों से जुड़े मामलों में भी सोच समझकर रिपोर्टिंग करने को कहा था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या गोदी मीडिया के किसी लपड़झंडिस ने उस पर ध्यान दिया? कितनी सोच समझकर रिपोर्टिंग हो रही है जरा ढूंढिए। गोदी मीडिया के चैनल दिन रात सेना से जुड़ी हुई अफवाहें फैला रहे हैं। उनके अनुसार अब तक न जाने कितने बार हमले हो चुके हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि इस तरह की एडवाइजरी और इस तरह के नियम कानून, इस तरह के आदेश केवल और केवल स्वतंत्र पत्रकारों के लिए हैं, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।